देखें, जो अभी अपन ने रिवीजन टेस्ट से स्टार्ट किया था, कल तो अपन ने माइनर टेस्ट लिया था और आज जो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिवीजन टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि जो रिवीजन टेस्ट में अपन ने जो कुछ टॉपिक्स रखे थे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और साथ में सॉलिड स्टेट, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लेंथेनाइट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो लेंथेनाइट सीरीज की एलिमेंट्स होते हैं उनको जब सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आप सबको पता है कि जो लेंथेनाइट्स हैं उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप सबको पता है +3 होती है। ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, उसी तरीके से सल्फर क्या बनाएगा, सल्फाइड। अगर आप इन दोनों को वज्र कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा Ln2S3। तो समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर 4th गया। लेंथेनॉन को जब हम सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ln2S3 बनेगा। लेंथेनाइट के रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है, आप सबको पता है जो 4F सीरीज है, 4F सीरीज की जो मेटल्स हैं वो सब मेटल फॉर्म में होती हैं और जितनी भी मेटल्स होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जो लेंथेनाइट्स हैं वो कमरे के ताप पर सॉलिड होते हैं। सेकंड बात भी सही है कि एफ ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +3 है। और थर्ड बात भी सही है कि जो हम लेंथेनाइट आयंस को सेपरेट करते हैं तो उसके 2 मेथड मैंने आपको बताए थे, उनमें एक मेथड आयन एक्सचेंज मेथड है, ये भी सही है। और 4th स्टेटमेंट में आपको पता है लेंथेनाइट संकुचन में क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन में जो त्रिधनात्मक आयन है उनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ता नहीं है बल्कि क्या होता है, घटता है। इसीलिए चारों स्टेटमेंट में चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। लेंथेनाइट सॉलिड है, बिल्कुल ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा इनको सेपरेट करेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि साहब कि जो अपन परमाणु क्रमांक बढ़ाते हैं उसके साथ आयनिक त्रिज्या बढ़ती नहीं बल्कि क्या होती है, घटती है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन याद करेंगे, La+3 से Lu+3 तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, वो संकुचन आपका क्या कहलाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लें, यहाँ टाइटेनियम +3 है, यहाँ टाइटेनियम आपका +3 है। अब आप सबको पता है टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन भी आप सबको पता है 3d2 4s2। यहाँ टाइटेनियम +3 है तो इसका मतलब D1। जब आपको पता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 1.73। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, रूट में n+2, यूनिट क्या लगाएंगे, बोर मैग्नेटॉन। और n यहाँ पर किसकी संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। याद आ जाना चाहिए, म्यू स्पिन बराबर रूट n+2 और जो यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, बोर मैग्नेटॉन। तो फर्स्ट का तो आंसर सेकंड होना ही है, तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गए। अब वेनेडियम +3, वेनेडियम +2, अब आपको पता है वेनेडियम कितने नंबर है, 23 और कॉन्फ़िगरेशन है 3d3 4s2। आपको दिया वेनेडियम +2, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब आपको पता है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण का मान निकलता है 3.87। देखिए ये डायरेक्ट ही याद होने चाहिए, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो चुंबकीय आघूर्ण 1.73, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 तो चुंबकीय आघूर्ण 2.84, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तो 3.87 और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तो 4.9 के आसपास निकलेगा। अब आप सबको पता है जो आयरन है Fe+2 और Fe+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6। अब आप 3d6 भरोगे तो आपको पता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाएगी, 4। इसीलिए इसके अंदर जो आंसर गया वो क्या गया, अब आप मैच कर लीजिए जो भी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वो कौन सा ऑक्साइड है जिसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होती है। तो देखें आप सबको पता है, पहले ही बता चुका, वो मेटल ऑक्साइड ज्यादा क्षारीय होगा जिसमें मेटल की साइज बड़ी हो। वो मेटल ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होता है जिसमें मेटल की साइज कैसी होती है, बड़ी होती है। यहाँ लेंथेनम ऑक्साइड, प्रेसिमोडीमियम ऑक्साइड
समैरियम ऑक्साइड और गैडोलिनियम ऑक्साइड है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कितना है, 57। अब प्रेसिमोडियम का आपको पता है 59, समैरियम का 62 और गैडोलिनियम का 64। तो यहाँ चौथे नंबर के क्वेश्चंस में ये बात हुई है कि आपको 4 ऑक्साइड्स दे रखे हैं और पूछा है कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। वो मेटल ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होता है जिसमें मेटल की साइज सबसे बड़ी होती है। लैंथेनम से लुटीशियम तक जब आप जाते हो तो त्रिधनात्मक आयनों के आकार में लगातार क्या आती है, कमी आती है। पहले ही आपको बता चुका, वो मेटल ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा जिसमें मेटल की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। रिवीजन टेस्ट कर रहे हैं बेटा, रिवीजन टेस्ट कौन सा वाला मिल गया क्या? तू नहीं लाई क्या बेटा, दूसरा पेपर ले आई क्या? कौन सा? 7 तारीख वाला चल रहा है आज, इससे देख लो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा लैंथेनाइड है जो रेडियो एक्टिव है? अब आप सबको पता होगा कि जो एक्टिनाइड सीरीज है उसके तो सारे एलिमेंट रेडियोधर्मी होते हैं, लेकिन लैंथेनाइड सीरीज में एक ही एलिमेंट ऐसा है जो रेडियोधर्मी है, और वो सब आपको पता है कौन सा होता है, प्रोमेथियम। इसीलिए पांचवे का आंसर 3 गया। लैंथेनाइड सीरीज 4f सीरीज में एकमात्र एक ही एलिमेंट है प्रोमेथियम जो रेडियोधर्मी है, जबकि एक्टिनाइड सीरीज के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर बार बार पूछ रहा है। एक तो ये स्कूटी, यामा, लाना, टी, जरा, हाफ, वो, नवाब, था, कॉमा में वो। ये तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। यहां तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लेकिन आपको पता है जिरकोनियम और हैफनियम, नायोबियम और टेंटेलम, मोलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम, इनकी साइज वर्ग में लगभग बराबर होती है। और उसका रीजन कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और यही क्वेश्चन पूछा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण किसकी साइज आपस में बराबर होती है, तो आपको पता है जिरकोनियम और क्या आ जाएगा, हैफनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का है, आपको ये बताना है किनकी साइज आपस में बराबर है। तो अभी अभी ऊपर बताया है जिरकोनियम और हैफनियम बराबर होते हैं, नायोबियम और टेंटेलम बराबर होता है, मोलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम बराबर होता है। तो वापस पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा गया, इनमें केमिकली ट्विन कौन से हैं? केमिकली ट्विन्स उनको कहते हैं जिनकी साइज आपस में वर्ग में कैसी होती है, बराबर। तो अभी भी बताया नायोबियम और टेंटेलम आपस में क्या कहलाएंगे, केमिकली ट्विन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आपको ये देखना है कि कौन सा गुणधर्म सही नहीं है। तो देखो वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, यही वाला जो गुणधर्म है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप वेनेडियम को देखें, वेनेडियम 22 नंबर तो 3d2, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3d5 4s1, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। Mn+2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, और आयरन +2 3d6, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। आपको पता है जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसके अंदर अणुचुंबकीय गुण भी कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। इसीलिए यहां पर क्वेश्चन में गलती है। Mn+2 हमें वैसे भी हमें पता है कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा जो अणुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो Mn+2 की होती है, और उसका रीजन यह है कि उसके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। चौथा स्टेटमेंट आपको पता है सही है, क्योंकि स्कैंडियम तो +3 तक दिखाता है, स्कैंडियम में केवल एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, टाइटेनियम आपको पता है +4 तक, क्रोमियम में अगर अपन देखें तो +6 तक, और मैंगनीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो क्या नहीं है, सही नहीं है, इसीलिए पहला इसका आंसर क्या। आगे बात समझिए, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये एक्चुअल में एक्सेप्शंस है, ये आपको याद ही रखने पड़ते हैं। ये अपने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है जो अपनी 12th की बुक है, उसके अंदर क्या कर रखा है, इन आयनों की साइज बता रखी है। तो 3D सीरीज में देखोगे ना, तो जो द्विधनात्मक आयंस होते हैं उनमें साइज में सबसे छोटा कौन होता है, Ni+2 होता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर वाला, इसको हम देख के नहीं बता सकते कि किसकी साइज में क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक ऑप्शन ऐसा होता है जो अपन को देखते ही 100% पता होता है, ये गलत है।
और अपने आप एग्जामिनर उस हिसाब से सेट करके बैठ देता है। इसके अंदर तो क्या है, ये ऑर्डर है, वो +2 जो साइज है, जो +2 आयनिक त्रिज्या है डी ब्लॉक के धातु आयंस की, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लैंथेनाइड ऐसा है जो प्रतिचुंबकीय है? सीधी सी बात है, जिसमें F14 विन्यास होगा या जिसमें F0 विन्यास होगा वो आपको पता है प्रतिचुंबकीय है। इटर्बियम यहां दे ही रखा है आपको, परमाणु क्रमांक 70, और इटर्बियम का कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, 4F14 और 6S2, यही है ना। +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें से 2, और आप सबको पता है जिसमें F14 या F0 विन्यास होगा वो आपका कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। सीरियम +2, सीरियम आप सबको पता है 58, इसमें कहीं ना कहीं एक रह जाएगा, समेरियम में भी रह जाएगा, यूरोपियम में भी रह जाएगा, लेकिन जो इटर्बियम +2 है इसके अंदर F14 विन्यास होने के कारण ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो नीले रंग का होता है। इनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कोई भी कंपाउंड एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। अगर हम वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं विब ग्योर, तो वो केमिस्ट्री के अंदर वो नहीं चलता। ये आपको एनसीईआरटी की टेबल के अकॉर्डिंग याद करना पड़ेगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो नारंगी लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करके कैसे रंग का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, लोह चुंबकीय पदार्थ, आपको पता है 3 तरह के पदार्थ, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय वो जिनमें जबरदस्त अनुचुंबकीय गुण होता है, आयरन कोबाल्ट निकिल, आयरन कोबाल्ट निकिल लोह चुंबकीय है, आयरन कोबाल्ट और निकिल लोह चुंबकीय है। ऑटोमेटिक तीसरे नंबर का जो मैंगनीज हो गया वो किस में चला जाएगा, अनुचुंबकीय में। इनमें से कौन व्यवस्थित नहीं है? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको खुद को ही अपने आप लगेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। अभी अभी बताया, टाइटेनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तक, वेनेडियम में +5 तक, क्रोमियम में +6 तक और मैंगनीज में +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। सही है पहला तो। दूसरा, चुंबकीय आघूर्ण देखें तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण भी कैसा होगा, ज्यादा। अब आप सबको पता है टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का विन्यास है 3d2 4s2, 3 चले गए तो इसमें तो एक अयुग्मित है। वेनेडियम 3d3 4s2, 3 चले गए, इसमें 2 अयुग्मित हैं। क्रोमियम आपको पता ही होता है 3d5 4s1, कितने चले गए, 3, तो ये इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है। Mn+3, Mn+3 का विन्यास आपको पता है क्या होता है, 3d5 4s2, कितने चले गए, 3, तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। तो सीधी सी बात है, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका चुंबकीय गुणधर्म भी कैसा होगा, ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरे में याद करें, मैंने आपको बताया था स्कैंडियम से क्रोमियम तक गलनांक बढ़ता है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटेलिक बॉन्ड कैसा है, और मेटेलिक बॉन्ड कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे डिपेंड करता है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो आपको पता हो जो धात्विक बंध है वो बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, लेकिन अचानक मैंगनीज के अंदर, मैंगनीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके अंदर कमी आ जाती है। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि संभवतः ये अपवाद है, और संभवतः ऐसा इसीलिए होता है कि इसका 3d5 विन्यास होता है। 3d5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण इसके अंदर बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम होती है, इसके बॉन्ड वीक होते हैं। यही कारण है कि जो मैंगनीज है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम और इधर वाले एलिमेंट से कैसा होता है, कम होता है। तो समझ में आ गया होगा, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम, फिर क्रोमियम। मैंगनीज का गलनांक सबसे ज्यादा नहीं है, बल्कि मैंगनीज का तो इन सब में क्या है, सबसे कम है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, 3rd। आगे समझे। चौथे ऑप्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वही कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? याद रखना है, स्कैंडियम, स्कूटी, यामा, लाना, एक, ये केवल एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वो कौन सी दिखाते हैं, +3। और इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन +3 होने के कारण इन सबको हम कौन से ग्रुप में रखते हैं, ग्रुप नंबर 3 में रखते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनियम, कितनी एक्टिनियम के अंदर क्या मिलेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। समझ में आ गया।
थोरियम में याद करें +4 तक, प्रोटेक्टिनियम में +5 तक और यूरेनियम में +6 तक देखने को मिलती है। और इसने कहा कि केवल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई, +3। एक्टिनियम केवल +3 दिखाता है, लैंथेनम +3 दिखाता है, इट्रियम +3 दिखाता है, स्कैंडियम भी केवल क्या दिखाता है, +3 दिखाता है। अगला क्वेश्चन, किसका चुंबकीय आघूर्ण 3.8 है? ऐसे क्वेश्चंस तो आपको पता है। 3.87 म्यू तभी निकलता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3। और ऐसा ऑप्शन आपको देख लेंगे कौन सा निकलेगा, चौथा निकलेगा, चेक कर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायोबियम, ये वाले जो एलिमेंट है आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका। नायोबियम अपवाद है, अपवाद है तो इसको आपको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना। नायोबियम याद करो, यारी जरा निभा 39 40 41, याद करो कौन सी सीरीज है ये, 4D सीरीज। अगर मुझे नायोबियम का कॉन्फ़िगरेशन खींचना है 41 का, तो सबसे पहले तो अपन लिख देंगे क्या, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक कितना बढ़ जाता है, 36। आगे बस सुनना, जैसे 3D में जाता है आर्गन के बाद 4s2 में, ऐसे क्रिप्टॉन में 4s2 के बाद क्रिप्टॉन के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाता है, 5s2 में। 36 और 2 कितने हो गए, 38। अब मुझे 4D3, 38 और 3 कितना हो जाना चाहिए था, 41। लेकिन याद करो नायोबियम एक्सेप्शन है, इसमें D3 का क्या हो जाता है, D4, और S2 का क्या हो जाता है, S1। इसीलिए जो इसका आंसर है वो थर्ड है, 4D4 5S1। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार बेटा क्लास से स्टार्ट कर लेना, इस क्लास से स्टार्ट कर देगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लैंथेनम के जो हाइड्रोक्साइड है, अगर हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटीशियम हाइड्रोक्साइड तक जाए तो आप सबको पता है लैंथेनाइट संकुचन के कारण त्रिधनात्मक आयन का आकार घटता है। और आपको पता है वही धातु हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, जिसमें धातु का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है लैंथेनॉइड्स के अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। ये बात गलत है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड तो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। समझ आई बात। अभी अभी बता दिया जिरकोनियम और हैफनियम, इन दोनों की आयनिक त्रिज्या लगभग कैसी रहती है, समान रहती है। आप सबको पता है सीरियम +4 का उपयोग किसके रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के, क्योंकि आप सबको पता है सीरियम +4 अपने आप को किस में बदलता है, +3 में। क्यों बदलता है, क्योंकि +4 से ज्यादा स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3। और ऑक्सीकारक वो होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आती है, कमी। तो सीरियम +4 से किस में बदलता है, सीरियम +3 में। इसीलिए अगर अपन देखें तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका कैसा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से एग्जामिनर पूछता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकिल, पीडी, पीटी। निकिल के अंदर आप सबको पता है 3D8 होता है। पीडी के अंदर आपको पता है 4D8 का क्या हो जाता है, 4D10। और पीटी के अंदर आपको पता है 5D10 का क्या हो जाता है, 5D9। इतना भी अपन को अगर पता है तो आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर आपको क्या कर रखा है, 4D10 5S0। आगे समझो, थोड़ा सोच भी सकते हैं। पीडी 28, निकिल, पीडी 46। 4D श्रेणी का एलिमेंट है। सबसे पहले लिख दोगे क्रिप्टॉन 36, 5s2 38 और 8 46। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये 4D8 किस में बदल जाता है, 4D10 में, और 5s2 क्या रहता है, 5s0। इसीलिए इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन, पीटी अभी अभी कहा, निकिल, पीडी, पीटी 28, 46, 78। जो अपने परमाणु क्रमांक 54 के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबका तरीका ये होता है पीटी। 78 सबसे पहले लिख दोगे जीनॉन कितना, 54। फिर 6s2, 54 और 2 56।
4f14 70, 5d8 होना चाहिए, लेकिन याद करें पीटी के अंदर 5d8 का क्या होता है 5d9, और 6s2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है 6s1, इसीलिए आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणविक आकार का सही क्रम बताना है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। अभी लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम चालू नहीं होता। लैंथेनाइट संकुचन के कारण आपको पता है जिरकोनियम और हैफनियम आपस में कैसे होते हैं बराबर, और लैंथेनाइट संकुचन के कारण वो नवाब था नायोबियम और टेंटेलम आपस में कैसे होते हैं बराबर। इसीलिए समझ में आ गया होगा आंसर क्या गया, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है 3D श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार तो लगभग समान रहता है, वॉल्यूम में तो चेंज आएगा नहीं, लेकिन बाएं से दाएं जाओगे तो द्रव्यमान तो बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। यही कारण है 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जनरली घनत्व बढ़ता है। पूरी अपने डी ब्लॉक के अंदर जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है या तो ऑस्मियम की होती है या किसकी होती है, इरिडियम की होती है। अब हम सबको पता है कि ये तो है जैसे टाइटेनियम, ये जिरकोनियम, ये हैफनियम, ये प्रथम संक्रमण श्रृंखला, ये दूसरी और ये तीसरी। आप सबको पता है दूसरी संक्रमण श्रृंखला और तीसरी संक्रमण श्रृंखला का आकार तो लगभग समान होता है, यानी आयतन तो दोनों का बराबर है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान तो बढ़ेगा, आयतन बराबर है। यही कारण है कि जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण द्वितीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों की तुलना में जो तीसरी संक्रमण श्रृंखला के तत्व हैं उनका घनत्व बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। उनका रीजन क्या है, इन दोनों का साइज तो बराबर है लैंथेनाइट संकुचन के कारण, लेकिन मास तो बढ़ ही रहा है, तो इसी के कारण क्या बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा सही नहीं है, यहां आएगा 1.73। क्वेश्चन है K4 Mn CN6। आप सबको पता है यहां मैंगनीज किस फॉर्म में निकलेगा, +2। Mn+2 होता है 3d5, D1 D2 D3। साइनो आपको पता है प्रबल लिगैंड है, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 रह गई, तो इसीलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1.73 निकलेगा। आगे समझ में, करेक्शन कर लेना 1.73। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑक्साइड्स अम्लीय होगा? जिसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है वो ऑक्साइड सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। या आप ये भी कर सकते हो, जब एक जैसे आपको मेटल ऑक्साइड दिखे तो आप सब मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लो, जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वही सर्वाधिक क्या होगा, एसिडिक होगा। जैसे इसके अंदर अगर आप देखोगे तो Mn+7 निकलेगा, इसमें देखोगे तो जैसे अपन देखें 3x -8 बराबर 0, तो x बराबर निकलेगा 8/3, इसमें Mn निकलेगा +3, और Mn2O7 में आपको पता है मैंगनीज पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 निकल रहा है, इसीलिए यह ऑक्साइड क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अगला क्वेश्चन, किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा है? जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, और आप सबको पता है सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका निकलता है, Mn+2 5.94 बोर मैग्नेटॉन। अभी बताया था स्कैंडियम से क्रोमियम तक जब आप जाते हैं तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, धात्विक बंध बढ़ता है। मैंगनीज एक्सेप्शन है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास बनाने के कारण उसका धात्विक बंध कमजोर हो जाता है, इसीलिए 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा जो मजबूत धात्विक बंध है वो क्रोमियम का है। यही कारण है 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी किसका होता है, क्रोमियम का होता है। कौन भिन्न भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताता? आप सबको पता है स्कैंडियम में एक ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है +3, टाइटेनियम के अंदर आपको पता है +3 +4, निकिल में भी अलग अलग मिलती है, कॉपर +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3। परमाणु क्रमांक 25 वही क्वेश्चन, मैंगनीज +2। परमाणु क्रमांक 25 है उसका द्विसंयोजी आयन, यानी मैंगनीज का द्विसंयोजी आयन मतलब Mn+2। Mn+2 के अंदर आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है तो फॉर्मूला √n n+2 बोर मैग्नेटॉन।
7 पंजे 35, 5 और 2 7, 7 पंजे 35, रूट 35 का मतलब समझ में आ गया होगा 5.92 या 5.94 बोर मैग्नेट। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइट संकुचन के कारण जिरकोनियम हैफनियम बराबर है, वो नवाब था, नायोबियम टेंटेलम बराबर है, कॉमा में वो मोलिब्डेनम वोल्फ्रेम बराबर है, इट्रियम और प्लेटिनम बराबर नहीं है। एक क्यूब है जिसमें दो एलिमेंट है एक्स और वाई। एक्स जो परमाणु है वो घन के कोनों पर है और वाई परमाणु फेस के सेंटर पर है। तो आपको फॉर्मूला बनाना है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इनमें निकल के आएंगे वही इनका फॉर्मूला होगा। अब आप देखें एक्स परमाणु घन के कोनों पर है, तो इसका मतलब कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, मैं आपको बता चुका, n कॉर्नर अपॉन 8 आया था। अगर परमाणु घन के कोनों पर होते हैं तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकलेगी उस यूनिट सेल के लिए, तो अपन ने देखा कॉर्नर पर परमाणु कितने हैं, 8 कॉर्नर है ना, उसमें कितने का भाग लगेगा, 8। इसका मतलब x का परमाणु तो एक ही रहेगा। y परमाणु देखने हैं, y कितने परमाणु है, अब ये कह रहा है y परमाणु फेस के सेंटर पर है, तो आपको पता है कितने होते हैं फेस, 6 और फेस सेंटर में कितने का भाग लगता है, 2 का। आया ध्यान, परमाणुओं की संख्या अगर निकालनी हो तो फेस बटे 2, फेस सेंटर में जितनी n फेस सेंटर एटम अपॉन 2, तो समझ में आ गया होगा x तो 1 और y कितना 3, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, xy। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTO रोम्बोहेड्रन HMT, A बराबर B बराबर C, A बराबर B इज नॉट इक्वल टू C, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, वापिस रिपीट, A बराबर B बराबर C, A इज बराबर B इज नॉट इक्वल टू C। एक क्यूब, एक सॉलिड ऐसा है जिसमें A और B तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। A और B तो बराबर है, A और B की वैल्यू बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो वो टेट्रागोनल होगा या वो हेक्सागोनल होगा। फिर हेक्सागोनल में हमें पता है ग्रेफाइट वाली स्थिति, दो एंगल तो 90 के होते हैं और एक एंगल कितने का होता है, 120। इसका मतलब ये चीज क्या है, हेक्सागोनल, षटकोण। फेस सेंटर टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी एक यूनिट सेल कितनी यूनिट सेल से घिरी रहती है, ये कह रहा है कि एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक यूनिट सेल है इसकी। अब आपको ये बताना है ये कितनी यूनिट सेल से घिरी रहेगी, तो क्योंकि इसके अंदर 6 फेस है तो एक यूनिट सेल इधर आ जाएगी, 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 एक यूनिट सेल इसके पीछे, एक यूनिट सेल इसके नीचे। तो इसका मतलब जो फेस सेंटर टाइप की या कोई भी यूनिट सेल्स होती है वो कितनी अदर यूनिट सेल से घिरेगी, 6 से। सिंपल टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल है, परमाणुओं के द्वारा कितना आयतन घेरा जाएगा। सिंपल टाइप की जो क्यूबिक यूनिट सेल्स होती है उसके अंदर आपको पता है क्या कंडीशंस होती है, इस तरह से। अब ये भी कण इस तरीके से 8 घन के कोनों पर हो। आगे था, मुझसे एक तरीके से संकुलन दक्षता पूछ रहा है, और किसकी पूछ रहा है, जो प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है या जो सिंपल टाइप की यूनिट सेल है उसकी हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो पैकिंग एफिशिएंसी अपन कैसे निकालते हैं कि परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटे घन का आयतन इंटू 100। अब यहां परमाणुओं की संख्या निकली 1, क्योंकि ये 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, तो परमाणुओं की संख्या कितनी निकली, 1। और एक परमाणु के द्वारा जो आयतन घेरा जाएगा वो कितना घेरा जाएगा, 4/3 पाई r³ अपॉन, समझ में आ गया। ये तो है क्या, परमाणुओं के द्वारा जो आयतन घेरा गया वो बटे घन का आयतन, और घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, a³ × 100। आए समझ, एक ऐसे निकालेंगे, आप सबको पता है ये स्थिति ऐसी है, ये है ये वाली, a बराबर 2r, ये a बराबर किसके है, 2r। आगे था, तो यहां क्या लग जाएगा,
4/3 पाई आर क्यूब, ए की जगह लगा दोगे 2r का क्यूब इंटू आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 पाई और 2 3 बार 8, 2r को लिखोगे ना 2r इंटू 2r इंटू 2r, तो आर क्यूब तो कैंसिल आउट हो गया और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 पाई/6। अरे आ गया क्या समझ में? तो सिंपल टाइप की जो यूनिट सेल्स होती है उसके अंदर परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है वो कुल आयतन का कितना होता है? पाई/6। अगला क्वेश्चन, बॉडी सेंटर टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें खाली जगह बतानी है। तो याद करें बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल जो होती है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 68% निकल के आती है। इसका मतलब 68% जगह तो घिरी जाएगी परमाणुओं द्वारा और खाली जगह कितने परसेंट रहेगी? 32%। इसीलिए इसका आंसर 32% आया। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इसके अंदर। बॉडी सेंटर में आपको पता है अवयवी कण 8 तो घन के कोनों पर रहते हैं, एक बॉडी के सेंटर पे रहता है। आगे देखो, इसके अंदर जो मुझे दूरी लेनी होती है वो ये लेनी होती है, ये आपको याद करो कितनी होती है? √3 है। आगे देखो, परमाणुओं के द्वारा कितना आयतन घेरा जाएगा? परमाणुओं की संख्या 2 और एक परमाणु के द्वारा आयतन कितना घेरा जाता है? 4/3 पाई आर अपॉन ए क्यूब। करोगे नहीं करोगे? ए क्यूब कैसे निकालेंगे आपको पता है? ये वाली चीज हम लेंगे, ये वाली चीज इस तरह से, फोर आर बराबर √3, आर बराबर √3 बाय, इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, √3/4, सॉरी ए क्यूब लगाना ना, 4r बाय √3 का क्यूब इंटू, अरे आया नहीं आया यार? क्या वापस रिपीट करना है आगे समझना? 68% निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तो घन कोर की लंबाई है, 3 तरह के सिस्टम बता रहा है, एक तो साधारण घन, एक बॉडी सेंटर और एक फेस सेंटर। आगे धर, तीनों के अंदर मुझे गोलों की रेडियस निकालनी। बॉडी सेंटर के अंदर मैं आपको बता चुका, मुझे ये वाली चीज पकड़नी है, जो सबसे पहले जो सिंपल है, सिंपल क्यूब है, उसके अंदर मुझे ये वाली चीज पकड़नी होती है, a बराबर 2r, r बराबर a/2, जो बिल्कुल सिंपल टाइप का, जो सिंपल टाइप की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी कण घन के कोनों पर होते हैं। तो अपन ये मानते हैं कोनों पर जो है वो गोले एक दूसरे को टच करते हैं। याद करो 2r बराबर a, तो r बराबर a/2। तो सिंपल टाइप की जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें गोले की जो रेडियस निकलने का फॉर्मूला होता है वो a/2 होता है। तो ये वाला तो वैसे गलत है। अब अपन बॉडी सेंटर की बात करते हैं। तो अभी भी मैंने कहा था बॉडी सेंटर में 8 तो कोनों पर और एक बॉडी के सेंटर पर। मैंने बताया था उस समय आपको ये वाली लाइन लेनी है, ये वाली 4r बराबर √3, तो r बराबर √3/4 है, ये गोले की त्रिज्या होगी। आ गया समझ में? वापस रिपीट करूँ या आ गया? तो √3/4 है, तो अपने आप ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर 4। तीसरा कैसे देखें? फेस सेंटर के अंदर आपको पता है 8 तो कोनों पर और 6 फेस के सेंटर पर। तो इसके अंदर अपन ये वाली लाइन लेते हैं, वाली याद करो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस फेस वाली लाइन याद करो, 4r बराबर √2a, r बराबर √2/4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 या 2 इंटू √2 इंटू √2, तो एक √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया? 1/√2।
अगला क्वेश्चन, फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल है, आपको घन कोर की लंबाई दे दी और वही गोले की त्रिज्या पूछ रहा है। अभी अभी मैंने आपको तरीका बताया था, जो फेस सेंटर होता है उसमें अवयवी गण 8 तो घन के कोनों पर और 6 फेस के सेंटर पर रहते हैं। 1 2 3 4 5, इसके सामने 6, समझ में आ गया। अब इसके अंदर अपन ने देखा था, ये वाली लाइन ले लो चाहो तो, चाहे समझने के लिए मैंने बताया था इस वाली लाइन को ले लो, आगे ना। तो अपन ने कहा था ये 4r किसके बराबर है, √2a, r बराबर √2a बाय 4, √2, ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 361, उसमें कितने का भाग लगाता ना। आंसर जो भी कैलकुलेट करके देख लेना, तरीका यही है, यहाँ 1.7 वैल्यू लगाओ, करके देखो 361, कर लो ना कैलकुलेशन, करो कैलकुलेटर से, 361 को 1.73 से गुना करो, फिर उसमें 4 का भाग लगा लो, 181 या 128 में से आ रहा होगा, देखो 361 इंटू 1.73, हाँ सॉरी 1.4, 361 इंटू 1.4 कितना, आगे समझ, करेक्शन कर लेना, इसमें 128 आ रहा होगा, इसमें करेक्शन है। शॉर्ट की जो त्रुटि होती है वो आयनों की रिक्ति है, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट की त्रुटि में धनायन और ऋणायन दोनों ही चले जाते हैं, आंसर इसमें चेंज कर लेना। बताया था शॉर्ट की जो त्रुटि है उसमें धनायन और ऋणायन दोनों ही अपने स्थान को छोड़ देते हैं। हाँ, आयन का डिस्प्लेसमेंट, ये त्रुटि फ्रैंकल त्रुटि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता, जो धनायन है वो अंतराकाशी स्थानों में आ जाता। तो ये सेकंड वाला तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन, ये तो फ्रैंकल त्रुटि है। लेकिन वैकेंसी ऑफ आयन, धनायन और ऋणायन दोनों ही अपनी जगह को छोड़ दे, वो त्रुटि कौन सी है, शॉर्ट की त्रुटि, इसीलिए 35 का आंसर एक रहेगा। अगला, बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल है, कॉर्नर पर जो परमाणु रहते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पता है 1/8, और जो बॉडी के सेंटर पर रहता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1। बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होगा, बोरेक्स आप जानते हैं Na2B4O7। बोरेक्स को जब हम पानी में डालेंगे तो एक तो बनता है NaOH और एक बनता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड तो होता है वीक एसिड और NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण माध्यम कैसा हो जाएगा, डाइबोरेन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, डाइबोरेन में 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। डाइबोरेन में दोनों परमाणु 4 बॉन्ड बना रहे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डाइबोरेन में सारे हाइड्रोजन परमाणु सेम प्लेन में नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। ये 4 तो एक प्लेन में होते हैं और 2 एक प्लेन में होते हैं। और डाइबोरेन में सभी BH बॉन्ड समान होते हैं, ये गलत है। 4 BH बॉन्ड तो छोटे होते हैं और ये BH बॉन्ड कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, इसीलिए आंसर आगे। अगला क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक बेंजीन जिसे आप बोरेजीन या बोरेजोल बोलते हो, जो अपनी इनऑर्गेनिक, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ इनऑर्गेनिक बेंजीन है, और आप सब जानते हैं बोरेजोल या बोरेजीन B3N3H6 है। BF3 BCl3 BBr3 BI3। स्टैंडर्ड एग्जांपल है, तुरंत याद आना चाहिए। BF3 में याद आना चाहिए बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के कारण ऑक्टेट कंप्लीट, लॉन पेयर नहीं लेता, इसीलिए BF3 के अंदर तो लुईस अम्लीय गुण सबसे कम और सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, BI3। तो अधिकतम पूछे ना
अधिकतम तो Bi3 और सबसे कम BF3। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? सोडियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, इनकी प्रकृति क्षारीय है। ऐसे भी सोच सकते हो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बाएं से दाएं जब जाते हैं तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है और ऊपर से नीचे आते हो तो ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए वैसे भी फर्स्ट वर्ग के ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं। तो यहां आपसे पूछा है कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, वैसे भी पता है ये क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा, ये क्षारीय होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की तो उभयधर्मी नेचर होती है, ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। साथ ही साथ जब आप बाएं से दाएं जाते हो तो ऑक्साइड के अम्लीय गुण बढ़ते हैं, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ऑक्साइड का कौन सा गुण बढ़ता है? क्षारीय गुण। बाएं से दाएं जाते हैं ना तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ता है। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, P2O5, SO3, Cl2O7। बाएं से दाएं जाओगे तो अधात्विक ऑक्साइड आएंगे ना, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो अम्लीय होती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। बताया ना, क्षारीय गुण तब ज्यादा होते हैं जब मेटल की साइज बड़ी होती है। डाइबोरेन में आप सबको अच्छे से याद है कि डाइबोरेन में प्रत्येक बोरॉन पर कौन सा संकरण होता है? sp3। बकमिंस्टर फुलरिन कार्बन का एलोट्रॉप है। बकमिंस्टर फुलरिन में कार्बन 60 है। कार्बन पर संकरण भी आपको पता है कौन सा है? sp2। वर्ग 14 द्विसंयोजी प्रजाति की अपचायक क्षमता। जर्मेनियम, टिन, लेड। जर्मेनियम, टिन, लेड। जब हम ऊपर से नीचे आते तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, याद करो NH2, ये कौन सा फैमिली है? कार्बन है ना, NH2 और क्या? NP2। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं, और ऊपर से नीचे जब आप आते हो तो लेड+2 आप सबको पता है किससे ज्यादा स्टेबल हो जाता है? लेड+4। अरे ध्यान आ रहा है? और जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, तो आपको पता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, और जब आप नीचे से ऊपर से नीचे आते हो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। अब ये कहता है कि वर्ग 14 के द्विसंयोजी आयन है। कहने का मतलब एक तो जर्मेनियम +2 है, एक टिन +2 है, और एक लेड+2 है। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ऊपर जाओगे तो +4 ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। कहने का मतलब Sn+2 Sn+4 में बदलेगा, Ge+2 Ge+4 में बदलेगा, और अपचायक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीकारक तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और अपचायक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता इनके अंदर होगी वो किसके अंदर होगी? जर्मेनियम +2, देन टिन+2, और देन लास्ट में कौन होगा? लेड+2। देखो वापिस समझो, ऊपर से नीचे जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। जर्मेनियम +2 से किस में बदलने की कोशिश करेगा? +4। तो ये ऑक्सीकारक है या अपचायक? अपचायक प्रवृत्ति हो गई। अपचायक क्या होता है? अपचायक क्या होता है? दो चीजें होती है। ऑक्सीकारक तो वो होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है, और अपचायक वो होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि अपचायक क्षमता सबसे, देखो ऑक्सीकरण और अपचयन अलग चीज है, ऑक्सीकारक और अपचायक अलग चीज है। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही हो वो अपचायक है, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही हो वो क्या होता है? ऑक्सीकारक हो रहा है। Pb+4 अच्छा ऑक्सीकारक है, क्योंकि वो अपने आप को किस में बदलता है? Pb+2 में बदलता है।
जर्मेनियम प्लस 2 अच्छा अपचायक है, क्योंकि जर्मेनियम प्लस 2 अपने आप को किस में बदलता है, जर्मेनियम प्लस 4 में बदलता है। इसीलिए इसका आंसर क्या दिया गया, फर्स्ट। फर्स्ट ही था ना बेटे साहब, ठीक है। अब तो आगे समझ में, क्या वापस रिपीट करूं? अगला क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो अभी भी कहा, PbI4 का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? Pb+4 और I- की बात करें तो Pb+4 की जो अभी अभी कहा, Pb+4 अपने आप को किस में बदलना चाहता है, Pb+2 में। बताया था ना +4 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, +2। तो यहां Pb+4 किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। तो Pb+4 ऑक्सीकारक का काम करता है, और ये जो I- है ये अपचायक का काम करती है। I- तो क्या करती है, Pb+4 को Pb+2 में बदल देती है, और ये जो Pb+4 है ये I- को किस में बदल देता है, I2 में बदल देता है। PbI4 का अस्तित्व इसीलिए नहीं होता क्योंकि इसमें इन दोनों चीजों का रोल होता है। किसका रोल होता है, Pb+4 का भी रोल होता है और I- का रोल भी होता है। Pb+4 की ऑक्सीकारक क्षमता अच्छी होती है, ऑक्सीकारक गुण ज्यादा होने के कारण यह I- को किस में बदल देता है, I2 में। और जो I- आयन है उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है, वो अपचायक क्षमता ज्यादा होती है, दूसरे का अपचन करेगा और खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो वो Pb+4 को किस में बदल देते हैं, Pb+2 में बदल। यही कारण है कि PbI4 का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि Pb+4 की तो ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होती है और I- की कौन सी क्षमता ज्यादा होती है, अपचायक क्षमता ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा ऑक्सी अम्ल अच्छा अपचायक होता है? तो हमेशा याद रखना है कि फास्फोरस का वो ऑक्सी अम्ल सबसे ज्यादा अपचायक होता है जिसके अंदर पीएच बॉन्ड उपस्थित हो। जैसे अगर मैं बात करूं H3PO2 की, मैं बात करूं H3PO3, मैं बात करूं H3PO4 की, और मैं बात करूं H4P2O7 की। H3PO2 की स्ट्रक्चर यह है, P डबल बॉन्ड हो, OH H, इसमें 2 पीएच बॉन्ड है। H3PO3 की बात करें, OH OH, H3PO4 की बात करें, H4P2O7 क्या होता है, पायरोफास्फोरिक एसिड। 2 H3PO4 लोगे और वाटर बाहर निकाल दोगे, ये वाली चीज। इसमें POH बॉन्ड, 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 इसमें एक पीएच बॉन्ड, इसमें 2 पीएच बॉन्ड। वो फास्फोरस एसिड का वो ऑक्सी एसिड सबसे अच्छा अपचायक होता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कौन से बॉन्ड उपस्थित हो, पीएच बॉन्ड। अगर H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में पूछा जाए अच्छा अपचायक कौन है, तो आप कहोगे H3PO2 सबसे अच्छा अपचायक है। लेकिन यहाँ H3PO2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर अपन को आंसर क्या करना पड़ेगा, H3PO3, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक पीएच बॉन्ड उपस्थित। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 15 के ऑक्सी एसिड दे रखे हैं। एक तो है HNO3, एक आपका H3PO4, एक आपका आर्सेनिक, नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एक H3SbO4। ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो ऊपर से नीचे आने पर घटती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा खींचता है और तुरंत H+ रिलीज कर देता है। तो याद रखना है कि जो ऑक्सी एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो विद्युत ऋणता पे डिपेंड करती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये जो 15वें वर्ग का जो वर्ग है, 15वां नंबर का जो वर्ग है, इसके जो ऑक्सी एसिड्स हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आने पर घटती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगता है। नाइट्रोजन जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है
वो ऑक्सी एसिड सबसे ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। इसीलिए इसके अंदर जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, सबसे ज्यादा HNO3, देन H3PO4, देन H3AS4 और देन H3spo4। अगला क्वेश्चन। हाँ 15वें जनरली होता है, सब में लागू होता है, सब में सभी ऑक्सी एसिड्स में। ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे आने पर घटती है। अमोनिया, ये एक्सेप्शन है, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टेबीन। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। इसके अंदर सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आता है फास्फीन का, उससे ज्यादा होता है आर्सीन का, थर्ड नंबर पे आता है अमोनिया और फोर्थ नंबर पे फिर आपके स्टेबीन और बिस्मिथीन चले जाते हैं। आगे था। P4O10 में कितने सेतु बंधक ऑक्सीजन परमाणु? P4O10 की स्ट्रक्चर पहले P4 बना लो, 1 2 3 4, एक ब्रिज ऑक्सीजन ये रहा, एक ब्रिज ऑक्सीजन ये रहा, एक ब्रिज ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये ब्रिज ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्रिज ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्रिज ऑक्सीजन नहीं है, ये ब्रिज ऑक्सीजन नहीं है। ये ब्रिज है, 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है, इसीलिए P4O10 में जो ब्रिज ऑक्सीजन है वो 6। परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2S2O8। ये कह रहा है परऑक्सी मतलब परऑक्साइड लिंकेज जोड़ो और फिर दोनों तरफ सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ो। H2 S2 1 2 3 4 5 6 7 8 H2S2O8, इसे बोलते हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिकम और इसे ही कौन सा एसिड बोलते हैं, मार्शल एसिड। आई बात समझ में? H2S2O8 मार्शल एसिड कहलाता है। कैरो एसिड तो याद होगा H2SO5, सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते ही हो H2SO4। दो चीजें होती हैं जिनके ब्लीचिंग एक्शन होते हैं, एक तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन तो होता है नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो होता है रिडक्शन के कारण। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, जैसे अपन नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में तो वहाँ क्लोरीन वाटर डाला जाता है, ताकि क्लोरीन वाटर क्या करता है, ये इंसेक्टिसाइडल होता है, जर्मीसाइडल होता है, कीड़े वीड़े को मार देता है। लेकिन क्लोरीन क्या करता है, पानी के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन रंग को उड़ा देती है, कपड़ों के रंग को उड़ा देती है। तो क्लोरीन की जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो तो होता है ऑक्सीडेशन के कारण, और SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो याद रखना है आपको किसके कारण होता है, रिडक्शन के कारण। अगला क्वेश्चन, 4 हेलोजेंस दे रखी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और आपसे पूछ रहा है इनमें से वो कौन सी हेलोजन है जो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपको पता है फ्लोरीन का आकार छोटा है, 3 जोड़ी लोन पेयर है, बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेंगे उतनी जल्दी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, इसीलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां आपको दिख रहा है कि जो ClO माइनस है ये Cl माइनस में भी बदल रहा है और ClO3 माइनस में भी बदल रहा है। ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो तो आप सबको पता है उस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कर भी सकते हो यहाँ x -2 बराबर -1, x बराबर +1, तो देखो यहाँ क्लोरीन +1 से तो बदला -1, और यहाँ देखोगे x -6 बराबर -1, x बराबर +5, यहाँ क्लोरीन निकला +5। एक का ही ऑक्सीडेशन, एक का ही रिडक्शन, उस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। पहले ही बता चुका, अक्रिय गैसों को सेपरेट करने की 2 विधि है। एक तो अभी भी बताया था, चारकोल के द्वारा गैसों का अधिशोषित करते हैं, और दूसरा आपको पता है एयर वाली, जो एयर की वायु होती है उसको लिक्विड कर लेते हैं और फिर प्रभाजी आसवन विधि लगा के एक एक गैस को अलग करते हैं। अगर आपसे कहे जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन कराना, आंशिक जल अपघटन में क्या होगा, 2HF बाहर निकल जाता और बनता है जीनॉन ऑक्सा डाइफ्लोराइड।
लेकिन अगर पूर्ण जल अपघटन कराएं, पूर्ण जल अपघटन करने का मतलब ये सारे फ्लोरीन हटाने, सारे ऑक्सीजन लगाने। पूर्ण जल अपघटन में तो जीनॉन ट्राई ऑक्साइड बनाता है, और आंशिक जल अपघटन में क्या बनाता है, जीनॉन ऑक्साइड डाइफ्लोराइड। मेरे हिसाब से शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें दिक्कत आई होगी। कल अपन फिर उसकी बात करेंगे, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, कल या परसों में उसको खत्म करेंगे। वो 2 तो हो ही गए पेपर, वही तो बच रहा है कल वाला, है ना? और थोड़ी बचा हुआ है कोई, ये 3 ही तो बच रहे थे, जिसमें 2 तो हो गए अपने। एक, हाँ, कौन सा वाला?